तारीख 17 दिसंबर 2024, जगह रूस की राजधानी मॉस्को, समय सुबह के 6:12। सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था। शहर में गाड़ियां आ जा रही थीं, लोग अपने अपने काम में जाने के लिए उठ रहे थे। तभी मॉस्को के रियाजांस्की प्रॉस्पेक्ट इलाके में दो शख्स एक बड़ी सी इमारत से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकले, पास खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उस इमारत की तीसरी मंजिल तक की खिड़कियां टूट गईं। इमारत का कुछ हिस्सा धमाके से झुलस भी गया। लोग धमाके की आवाज़ सुनकर अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि स्कूटी के चीथड़े उड़ चुके थे। और उन दो लोगों का क्या हुआ? दोनों लोगों ने स्पॉट में दम तोड़ दिया। मॉस्को में सुबह सुबह दो लोगों की बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। फिर पुलिस बुलाई गई। जब मृत की पहचान हुई तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। फौरन खबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचाई गई। कुछ देर बाद मीडिया में सुर्खी चली, रशियाज टॉप कमांडर किल्ड इन मॉस्को। इस धमाके में मारे जाने वाले शख्स थे लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव। इगोर किरिलोव रूस की न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल डिफेंस फोर्सेस NBC के मुखिया थे। उन पर आरोप थे कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ लगभग 5000 रासायनिक हमले किए थे, इसलिए वो यूक्रेन की हिट लिस्ट में शामिल थे। यूक्रेन की ही सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन SBU ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कई अखबारों को उन्होंने ये बात बताई, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। यूक्रेन पहले भी रूस के बड़े लोगों की हत्या करवाता रहा है, लेकिन हत्यारे राजधानी तक नहीं पहुंचे थे और यूक्रेन खुलकर इन हत्याओं की जिम्मेदारी भी नहीं लेता था। लेकिन जनरल इगोर के मामले में उसकी खुफिया एजेंसी खुलकर सामने आई है। ये रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक रूस की सबसे हाई प्रोफाइल हत्या मानी जा रही है। इसलिए अब देखने वाली बात होगी कि पुतिन इसका बदला कैसे लेते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे इगोर किरिलोव की कहानी क्या है, उनकी हत्या रूस के लिए कितना बड़ा सेटबैक है और जनरल इगोर की हत्या से रूस यूक्रेन जंग पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा इगोर किरिलोव की हत्या की। Brought to you by Hire and ITIL. Who got a divertido? Sonido encendido, conectado. अब तक इस हत्या के बारे में क्या पता चला है, पॉइंट में जान लीजिए। इस बम विस्फोट में जितना विस्फोटक इस्तेमाल किया उसकी तीव्रता 300 ग्राम TNT के बराबर है। इतनी तीव्रता का धमाका 2010 में मॉस्को की मेट्रो में हुआ था। उसमें लगभग 40 लोग मारे गए थे। खोजी कुत्तों से आसपास के इलाकों की जांच करवाई गई ताकि किसी और बम का पता लगाया जा सके, लेकिन ऐसा कोई दूसरा बम बरामद नहीं हुआ है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि इगोर एक युद्ध अपराधी थे, इसलिए उन्हें मारना एकदम जायज़ है। BBC को खुफिया एजेंसी से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस तरह के ऑपरेशन यूक्रेन के दुश्मनों के खिलाफ हर जगह किए जा रहे हैं। ऐसे ऑपरेशन रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भी हो रहे हैं और अब इनका दायरा बढ़ाकर रूस के अंदर तक कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि SBU पहले इगोर पर गोली से हमला करवाना चाहती थी, फिर प्लान चेंज किया गया। पुलिस को घटना स्थल के पास खड़ी एक कार से कैमरा मिला है, उसमें इगोर को मॉनिटर किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को उस गाड़ी से बनाया जनरल इगोर का एक वीडियो भी मिला है। इसमें हत्या के पहले वो इमारत से बाहर निकलते देखे जा रहे हैं। रूस के TV चैनलों में इगोर की हत्या को एक त्रासदी की तरह दिखाया जा रहा है। रूस की संसद में कुछ सांसदों ने इगोर की हत्या पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सांसदों ने इगोर को एक सैन्य नेता से पहले वैज्ञानिक बताया। ये तो हुई हत्या की बात, अब रिएक्शन की बात। हत्या के बाद किसने क्या कहा, ये जानिए। जैसा हमने पहले बताया, यूक्रेन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, केवल उसकी खुफिया एजेंसी ने मीडिया से बात करते हुए जिम्मेदारी ली है। शो रिकॉर्ड करते वक्त तक रूस का कोई बयान नहीं आया है। अमेरिका ने कहा, हमारा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं। I don't have an assessment. It's not something that we were involved in. Obviously, he was a general who was involved in
a number of atrocities. He was involved in the use of chemical weapons against Ukrainian military. It's something the United States has publicly assessed before. ब्रिटेन ने कहा, हम किसी ऐसी व्यक्ति की मौत पर शोक नहीं मनाएंगे जिसने दूसरों की जमीन में अवैध कब्जा किया हो, जिसने यूक्रेन के लोगों को कष्ट दिया हो। हत्यारे के बारे में क्या पता चला? रूस ने 18 दिसंबर को कहा कि उसने एक उज़्बेकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। इस शख्स ने कबूल भी कर लिया है कि बम लगाने और विस्फोट के लिए वही जिम्मेदार है और उसने ये सब कुछ यूक्रेन की SBU सिक्योरिटी सर्विस के कहने पर किया था। रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी के मुताबिक आरोपी यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस से जुड़े एक मिशन को अंजाम देने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को आया था। रूस की बज़ा न्यूज़ एजेंसी ने आरोपी की एक वीडियो जारी की है। वीडियो में वो अपने मिशन को डिस्क्राइब कर रहा है और ये कह रहा है कि मॉस्को आने के बाद उसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा, उसमें बम लगाकर उसे जनरल इगोर के घर के बाहर पार्क कर दिया। जब वो इमारत से बाहर निकले तो उसने विस्फोट का बटन दबा दिया। हत्यारे ने यह भी कहा कि उसे इसके लिए यूक्रेन से करीबन 84 लाख रुपए और एक यूरोपियन देश में घर मिलने वाला था। अब जनरल इगोर की कहानी जानते हैं। पैदाइश 13 जुलाई 1970, उस समय सोवियत यूनियन था। 1987 में वो सोवियत यूनियन की सेना में शामिल हुए। 1991 में उन्होंने मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ से केमिकल डिफेंस में पढ़ाई की और वहीं से डिग्री भी ली। कुछ समय के लिए वो जर्मनी भी गए, फिर वापस आकर उन्होंने मॉस्को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में सेवा दी। 1995 से लेकर 2017 तक उन्होंने सेना के अलग अलग पदों पर काम किया। जनरल इगोर का मन नए तरह के वेपन डेवलप करने में लगता था। यूक्रेन आरोप लगाता है कि वो रूस की सेना के लिए केमिकल वेपन बनाते थे। इसी रुचि के चलते साल 2017 में उन्हें रूस की न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस फोर्सेस NBC का मुखिया बना दिया गया। उन्होंने रूस की सेना के लिए नई तकनीक वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बनाने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। फिर फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। पश्चिमी मीडिया में जनरल इगोर का नाम लिखा जाने लगा। कहा गया, जनरल इगोर ने कई तरह के हथियार बनाए हैं जो यूक्रेन में हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा रणनीति तय करने में भी जनरल इगोर आगे हैं। जनरल इगोर पर ये आरोप भी लगे कि उनके आदेश से ही यूक्रेन की सेना पर केमिकल अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि लगभग 5000 ऐसे हमले उनकी सेना पर हो चुके हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल वाली बात दोहराई। ये भी कहा कि जनरल इगोर के कहने पर ऐसे हथियार इस्तेमाल हुए जो पहले विश्व युद्ध में बैन किए गए थे। इगोर ने प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल किया। रूस ने इन सभी आरोपों से कन्नी काट ली, पर पश्चिमी दुनिया ने उन पर भर भर के प्रतिबंध लगाए। कनाडा, ब्रिटेन, यूक्रेन समेत कई देश में उनकी एंट्री बैन है। रूसी मीडिया में युद्ध की कवरेज के दौरान उनका चेहरा आपको खूब नजर आया करता था, माने रूस में फुल हीरोइक इमेज है उनकी। जनरल इगोर ने कुछ एक मौकों पर बिना सबूत ऐसे दावे किए जिससे उनकी आलोचना भी हुई। जैसे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक बार उन्होंने कहा, अमेरिका ऐसे ड्रोन्स बना रहा है जिससे मच्छर दूसरे देशों में भेजे जा सकें। एक बार उन्होंने कह दिया था कि यूक्रेन ने केमिकल वेपन बनाने का एक अड्डा बनाया है, वो अड्डा खुफिया है और अमेरिका ने इसमें उसकी मदद की है। ये अड्डा अवदीवका शहर के पास है। हालांकि ऐसे कोई सबूत मिले नहीं। ये तो हुई जनरल इगोर की कहानी। अब जानिए रूस में हुई इस तरह की हाई प्रोफाइल हत्याओं का इतिहास। नवंबर 2024 में क्रीमिया में एक कार बम विस्फोट हुआ था। इसमें रूसी नौसेना अधिकारी वालेरी ट्रानकोव्स्की की मौत हो गई थी। रूस की खुफिया एजेंसी ने फ्रांस की समाचार एजेंसी AFP को कहा था कि हत्या हमने ही की है। अगस्त 2022 में पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगिन की हत्या की कोशिश हुई। उनकी कार में बम लगाया गया था, लेकिन उनकी जगह उनकी बेटी डारिया डुगिन कार में बैठ गई। फिर विस्फोट में उनकी मौत हो गई। यूक्रेन ने कहा, हम इस हत्या में शामिल नहीं हैं। अप्रैल 2023 में रूसी ब्लॉगर व्लादिलेन तातार्स्की को सेंट पीटर्सबर्ग कैफे में बम से उड़ा दिया गया। यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि घरेलू कलह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तातार्स्की और डारिया डुगिना की हत्या की कहानी हम दुनियादारी के पुराने एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज़ के अध्यापक राजन कुमार से पूछा, यूक्रेन पहले भी रूस में हाई प्रोफाइल हत्याएं करता रहा है, लेकिन इतना खुलकर वो इसे ओन नहीं करता था। अब ऐसा क्या हुआ है कि वो खुलकर हत्या की जिम्मेदारी भी ले रहा है?
हाँ, देखिए यूक्रेन में काफ़ी खलबली मची हुई है। एक तरफ तो उनके युद्ध क्षेत्र में कोई भी विजय की संभावना नहीं है और दूसरी तरफ जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो यूरोप की बात करूँ या फिर अमेरिका की बात करूँ, तो वो कम होते जा रहा है। अभी आपने देखा कि ट्रंप के आने के बाद ऐसे ही उनकी स्थिति नाजुक है क्योंकि ट्रंप सीज़ फायर नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं और ट्रंप तो यह भी नहीं बोल रहे हैं कि जो रूस का जो एरिया है, रूस ने जो कैप्चर किया हुआ एरिया, वो उसको वापस करे। तो वैसे में एक तरह से मुझे लगता है कि यूक्रेन की मजबूरी बढ़ती जा रही है। जर्मनी में भी आप जानते हैं ओलाफ शोल्ज जो वहाँ के चांसलर थे, उनका उनका पतन हो गया है और वैसे में जो दूसरी पार्टियों का कोलिशन बनेगा उसका क्या स्टैंड होगा यूक्रेन को लेके, यह पता नहीं है। तो वैसे में मुझे लगता है कि जो इस ढंग की जो घटनाएं हैं एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन कि अभी भी वो युद्ध जारी रखना चाहता है और अभी भी वो इस ढंग की घटनाएं करके पश्चिमी देशों को एक तरह से मुझे लगता है संकेत देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि यूक्रेन को नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि उस पे हमले कम हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि वहाँ पे युद्ध बंद होने की संभावना हो जाएगी। ये प्योर रिवेंज है, एक तरह से बदले की भावना से जो कोशिश हो रही है। मुझे लगता है इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं क्योंकि पुतिन इसके बदले में कुछ उस ढंग के अटैक्स शुरू कर सकते हैं जैसा कि यूक्रेन करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को इससे कुछ हासिल होने वाला है। पहले भी करता है और अभी भी किया है उसने, लेकिन अभी बिल्कुल खुलेआम उसने एक्सेप्ट किया कि उसने करवाया है और मुझे लगता है इसमें आपस में जो वैमनस्य है और दुश्मनी और बढ़ने की संभावना है। पुतिन ने अभी तक इस हत्या पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, वो इसका बदला कैसे ले सकते हैं? देखिए, रूस की जो पहले भी इस ढंग की जो कार्रवाई हुई थी तो उसमें जैसे कि एक फिलोसफर थे दुगिन, दुगिन पे हमला हुआ था, हालांकि उसमें दुगिन बच गए थे, उनकी बेटी की हत्या हो गई थी। और पहले भी कुछ जनरल के साथ ऐसे हुआ था। तो मुझे लगता है कि कोई उसका रूस इसका उस ढंग से कोई बदला नहीं लेने वाला है कि रूस भी बिल्कुल वैसे ही करना शुरू कर दे, वो सीक्रेट किलिंग जो है उस ढंग की घटना शुरू कर दे। मुझे लगता है कि रूस को पता है कि यूक्रेन की अपनी मजबूरी है जिसके कारण से इस ढंग के घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इससे मुझे नहीं लगता है कि रूस की पॉलिसी में कोई मेजर परिवर्तन की संभावना है। यह जरूर है कि वो आक्रमण को बढ़ा सकता है। यह जरूर है कि पहले जो वो क्षेत्र जिस पे कि रूस हमले नहीं कर रहा था तो उस पे भी करने की संभावना है, खासकर कीव को टारगेट करेगा वो रूस। पहले भी करते आया है, लेकिन और भी मुझे लगता है कि इसका बदला लेने के लिए वहां पे आक्रमण को बढ़ा सकता है। लेकिन मुझे रूस की कोई मेजर पॉलिसी चेंज होने वाला ऐसा मुझे नहीं लगता। जनरल इगोर किरिलोव का रूस यूक्रेन वॉर में क्या योगदान था, उनके बाद जंग में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि उनका रोल काफ़ी सिंबॉलिक था और रूस में ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर कमांडर्स की कमी है या जो ऐसे जनरल्स जो न्यूक्लियर क्षेत्र को देख रख कर सकते हैं या जिनको जानकारी है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इसका जो हमला है उससे यही होगा कि एक तरह से यूक्रेन को एक एक जो रिवेंज की भावना थी उसको लगा कि हमने ये बदला ले लिया है। लेकिन इसका इनका जो इम्पोर्टेंस था किरिलोव का, यह था कि इन पे आरोप था कि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है यूक्रेन को लेके। खासकर पश्चिमी देशों पे इल्जाम ये लगाया गया था कि पश्चिमी देश खासकर अमेरिका यूक्रेन में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन करने की कोशिश कर रहा है। यह भी इल्जाम लगाया था कि यूक्रेन में केमिकल वेपन्स बनाने की तैयारी चल रही है जिसमें अमेरिका का हाथ है। तो लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाया गया था, हालांकि यह मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बता दूं, उसमें कुछ कोशिश जरूर हुए थे। तो लेकिन पश्चिमी देश के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह मिस इन्फॉर्मेशन किरिलोव के द्वारा फैलाया जाता था और उनका यूक्रेन और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को यह भी लगता है कि चूंकि ये काफी ऊपर के जनरल हैं और न्यूक्लियर इशू जो होता है काफी सेंसिटिव इशू होता है, तो वैसे में जनरल को मारना एक उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रूस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। किरिलोव का जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि तैयार हो गया और अपॉइंट भी कर दिया होगा। और पुतिन इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि रशिया का भी एक फेलियर है, अपने जो इंपॉर्टेंट जो जनरल हैं उसको आप नहीं बचा पा रहे हैं इस तरह के आक्रमण से। तो एक तरह से कहीं ना कहीं रूस का भी इसमें फेलियर दिखता है और इसी कारण से वो पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये थी हमारी लीड स्टोरी। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। आज की पहली सुर्खी भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों से जुड़ी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है और ऐसे में अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा ही करेगा।
ट्रंप ने ये बयान 7 दिसंबर को दिया। भारत के साथ उन्होंने ब्राज़ील का भी नाम लिया और कहा, अगर वो हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। लगभग सभी मामलों में वे हम पर टैक्स लगा रहे हैं और हम उन पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। अगर वे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ठीक है, हम भी उन पर बराबर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप इससे पहले भी टैरिफ बढ़ाने की बात करते रहे हैं। इसके साथ ही वो भारत की ओर से लगाए गए टैरिफ की आलोचना भी करते रहे हैं। 2019 में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था। इस खबर को विस्तार से समझने के लिए देखिए आज का द लल्लन टॉप शो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी भी भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ी है। अपने आखिरी दिन गुजार रही बाइडेन सरकार की ओर से भारत को लेकर एक टिप्पणी आई है। बाइडेन सरकार के उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्बेल ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में बाइडेन सरकार ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया है और उन्हें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी इसे आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन सरकार अपने आखिरी हफ्तों में भारत के साथ साझेदारी को और बढ़ाएगी। कैम्बेल ने कहा कि हमने इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में भारत के संबंधों को अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। इसके साथ ही दोनों देश अब स्पेस सेक्टर के लिए भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरी सुर्खी सीरिया से। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद उनके कार्यकाल की असल झलकियां अलग अलग तरह से सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको उनकी सरकार के जेलों की कहानी बताई थी। अब सीरिया में जगह जगह पर बड़ी संख्या में दफन मानव अवशेष मिलने की खबरें आ रही हैं। कहां कहां मिली हैं ऐसी खबरें? सीरिया की राजधानी दमिश्क से करीबन 40 किलोमीटर दूर इस साइट का नाम है अल कुतैफा। एक अमेरिकी संगठन सीरिया इमरजेंसी टास्क फोर्स SCTF के हेड ने 16 दिसंबर को इस साइट से जुड़े कुछ दावे किए। इन दावों के मुताबिक इस साइट पर करीबन 1 लाख लोग दफन हैं। इन्हें असद सरकार ने मारा था और सीरियन एयरफोर्स इन लोगों को जेलों में मार दिए जाने के बाद यहाँ लेकर आती थी। इसके अलावा दक्षिणी सीरिया में भी ऐसी 12 सामूहिक कब्रें मिली हैं। इनमें से एक जगह पर 22 शव मिले, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पिछले हफ्ते अमेरिकी NGO ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी दक्षिणी दमिश्क का दौरा किया था। वहां उसे मानव अवशेष मिले। इन अवशेषों से ये पता चल रहा था कि दफन किए गए लोगों को फांसी दी गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्तमान सीरियाई अधिकारियों से इस तरह के सबूतों को सुरक्षित रखने की अपील की ताकि छानबीन हो सके। नई सरकार के कमांडर इन चीफ और HTS के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने भी इससे जुड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी असद सरकार का इन करतूतों में साथ दिया, उन्हें सजा मिलेगी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। जाते जाते 2 सूचनाएं लेते जाइए। पहली सूचना जुड़ी है लिटचौक से। इंदौर में फिर होने वाला है लिटचौक 20, 21 और 22 दिसंबर को। इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचे। और दूसरी सूचना मणिशंकर अय्यर से जुड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर से लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने बात की है। किताब वाला का ये एपिसोड आपको लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा। इसके अलावा लल्लन टॉप वेबसाइट और ऐप पर लाइव हो चुका है सिंगर मिका का गेस्ट इन द न्यूज रूम का एपिसोड। दोनों इंटरव्यू जरूर देखिए और अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।